दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, G20 समिट चल रहा है और चकाचौंध करने वाले दृश्य हम देख रहे हैं। वो एक अच्छी बात है, लेकिन ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि ये 1 साल के लिए इस समूह में जुड़े सभी देशों को ये प्रेसिडेंशिप है वो मिलती है, उसकी अध्यक्षता मिलती है। वो हर एक देश को मिलती है। पिछले साल इंडोनेशिया को थी, इस साल हमको थी, और अब अगले साल के लिए ब्राजील जो है उसको वो बेटन पास कर दी जाएगी। हाँ, इसका महत्व होता है, महत्व बहुत कुछ होता है अगर आप इसको ठीक तरह से अपना जो स्थान है और अपनी जो बात है वो उस समूह के अध्यक्ष के होने के नाते अगर इस जो बड़े बड़े देश है उनको सहमत करने के लिए अगर इस्तेमाल कर सको अपने खुद के एक इंटरेस्ट के लिए और आपके साथ जुड़े हुए और बाकी सब इंटरेस्ट के लिए, तो बहुत अच्छी बात मानी जाती है। लेकिन खैर, वो बाहर से आए जो पत्रकार हैं उनका तो ये कहना है, जो हमने रिपोर्ट अगले वीडियो में दिखाई थी, कि भाई ये जो है वो तो समिट जो है वो लगता है कि शायद मोदी साहब ने अपने खुद के आने वाले लोकसभा कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया है। वो ऐसा उन्होंने कहा, वो हमने उस कार्यक्रम में बताया था। खैर, वो भी एक अलग बात है। इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि किस तरह से राहुल गांधी ने बेल्जियम के ब्रसेल्स में वहां की जो प्रेस क्लब है वहां पे बैठ के जो बात की, उस बातचीत में क्या कहा। इस तरफ हिंदुस्तान में ये स्थिति है कि अमेरिकी मीडिया चाहता है, कोशिश कर रहा है कि भैया हमको बाइडेन साहब की और मोदी साहब की जो एक जॉइंट प्रेस होने वाली है उसमें हमको सवाल पूछने हैं, वहां उनको एंटरटेन नहीं किया जा रहा है। अब तक का तो जो पता चला है वो यही है। लेकिन वहां ब्रसेल्स में यूरोप के मीडिया के साथ बैठ के राहुल गांधी ने सवाल जवाब किए हैं और बढ़िया सी जो है बातचीत की है। उन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया है। तो उन्होंने जो कहा है इस वीडियो में, हमको उन सब चीजों का आपको दिखाना है, सुनाना है, बताना है। वो हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले अभी से एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी से आप इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करना शुरू कर दीजिए, तो हमारी बातचीत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी आप सबकी मदद से और आप सबके सहयोग से। तो ये जरूर करें। अब पहला मुद्दा ये उठा कि भाई विपक्ष में जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, ये विपक्षी दलों के और कांग्रेस के, उनको भी इस G20 समिट के जो डिनर होता है उनमें कहीं न्योता नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने इस पर क्या कहा वो मैं सुनाता हूँ। ये सब उन्होंने वहां पे अंग्रेजी में बोला है, तो उनके कहने के बाद मैं आपको थोड़ा वो एक सार समझा दूंगा। पहले सुन लीजिए कि इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने क्या कहा। No, what's contrary about it? I mean, they've decided not to invite the leader of the opposition. It tells you something. I mean, it tells you that they don't value the leader of 60% of India's population, and it's something that people should think about. Why they're feeling the need to do that, and what is the type of thinking that goes behind that? अब उनका कहने का मतलब ये था कि अब नहीं बुलाया इनको, इसका मतलब तो यही बनता है कि जो देश की 60% जो वोटर्स हैं उनको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे दल के नेता को इंडिया अलायंस उन सबसे बनाए, तो उनको जो है नहीं बुलाया। अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी तो उस अलायंस के सबसे बड़े लीडर माने जा रहे हैं और कांग्रेस के राज्यसभा के भी वहां पे नेता है। तो राहुल गांधी ने कहा कि आप ये क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है कि ये जो सरकार बैठी हुई है वो हमको तो छोड़िए, बोले देश की जो 60% जो पॉपुलेशन है जो वोट करती है उनकी बात है, उनको भी जो है कुछ नहीं मान रहे हैं, ना कुछ गिन रहे हैं। तो आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि डर लग रहा है इंडिया से, बीजेपी और मोदी साहब को डर लग रहा है। ये पूरा सुना देता हूँ आपको, सुन लीजिए। I am perfectly happy with the names that we have in our constitution. India, that is Bharat, works perfectly well for me. But I think these, in a sense, to me, are panic reactions. There's a little bit of fear in the government. These are distraction tactics. We, of course, came out with the name India for
for our coalition. And it's a fantastic idea because it represents exactly who we are. We consider ourselves to be the voice of India, and so the word works very well. But it's obviously disturbed the Prime Minister enough that he wants to change the name of the country, which is absurd, but that's what it is. It's also interesting that every time we raise the issue of Mr. Adani and crony capitalism, the Prime Minister comes out with some dramatic new diversion tactic. It's curious that just after I did a press conference on Adani, this entire diversion is put into place. It's interesting. राहुल गांधी का कहना था कि भाई हमारे लिए तो इंडिया नाम जो है बहुत परफेक्ट है, क्योंकि हम ये समझते हैं, ये मानते हैं कि हम जो आइडिया ऑफ इंडिया है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इससे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार में बैठे लोग हैं, मोदी साहब समेत, इन सबको बहुत तकलीफ हो रही है, उनको ये चुभ रही है बात। तो इसीलिए जब भी हम क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात करते हैं, तब ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का कुछ ना कुछ जो है वो शगुफा छोड़ देते हैं। अदरवाइज हम लोग, मतलब कि जो इंडिया अलायंस वाले लोग हैं, वो लोग इस नाम से बहुत खुश हैं, क्योंकि और संविधान में भी जो कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, उससे भी हम बहुत ही खुश हैं, हमको तो उसमें कोई आपत्ति है नहीं। पर ये ध्यान भटकाने का काम जो है वो किया जा रहा है। वो क्यों किया जा रहा है? तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है। एक विचारधारा है गांधी की और एक विचारधारा है गोडसे की। सुनिए क्या कह रहे हैं। There is a attempt to change the nature of our country. Our country in the constitution is described as a union of states, and we believe that the most critical aspect of our union is the conversation between members of our union. And there is an alternative vision, which is the BJP vision, which believes that power should be centralized, power should be concentrated, wealth should be concentrated, and the conversation between members of the union, between people of India, should be suppressed. And so this is the fight between two visions. I like to term it the fight between Mahatma Gandhi's vision and Nathuram Godse's vision. Nathuram Godse being the person who assassinated our leader. तो ये सार इसमें ये है कि भाई हम जो कहना चाहते हैं वो ये है कि हम जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। तो यहाँ सर सामंजस्यता से काम होता है, सेंट्रलाइज नहीं होता है मामला, डिसेंट्रलाइज होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, पूरे देश का। वो कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है और उनके जो सुप्रीम लीडर है, उनकी सोच ये है कि हर चीज पर उनका काबू होना चाहिए, हर चीज जो है वो सेंट्रलाइज होना चाहिए। तो बोले हम इसको इस तरह से देखते हैं कि ये एक दो विजन्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, दो विचारधाराओं के बीच का ये एक संघर्ष है। और एक हम मानते हैं कि वो महात्मा गांधी की है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि इंडिया अलायंस वाले, और दूसरी जो है वो नथुराम गोडसे की है, जिन्होंने गांधी जी को मारा था, जो रिप्रेजेंट करते हैं भारतीय जनता पार्टी। ये कहा। उसके बाद उन्होंने एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण आगे कही, बातचीत कही, वहां बातचीत चल रही थी, उसी से बात निकली हुई है। उन्होंने कहा कि मणिपुर के मुद्दे पर जो हो रहा है तो हम क्या सोचते हैं, क्योंकि वो क्या है, उन्होंने कहा कि मैं खुद वहां जाके आया हुआ हूं। तो मणिपुर एक बहुत ऐसा बर्निंग इश्यू है जो आज की तारीख में भी है, और जैसे G20 चल रहा है तो वहां तो पूरा कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो उस पर जो बात कही वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण बात है। Our position on Manipur was very clear. I actually visited Manipur, and I think we are very much for democratic rights, harmony, peace between people. I mean, as Sam said, I walked 4,000 kilometers for that very purpose. And I think there is a sense in India that the democratic structures of our country, the institutional structures of our country are under attack, and they're under attack from the group of people who are running India. I don't think this point is missed by anybody. I think everybody who has even a little bit of an understanding of India knows this. But of course, there are other considerations.
So when you're dealing with India these days, there are other considerations which are also important, as you would be well aware. The democratic fight and the fight for democracy in India is ours, and it's our responsibility, and we will take care of it, and we will make sure that the sort of onslaught on our institutions, on our freedom, is stopped. The opposition will make sure it happens. राहुल गांधी ने कहा कि वो मणिपुर का जो दृश्य है और जो स्थिति है वो जग जाहिर है, उसमें कोई छुपाने वाली बात है नहीं, और उसमें जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो उनका क्या कितनी उस मामले को सुलझाने को लेकर सक्रियता है, कितना उनका एक्टिवनेस है, वो सब जग जाहिर है, वो भी आप देख सकते हैं। और राहुल गांधी ने कहा कि ये हम मानते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है, मतलब कि इंडिया अलायंस की जिम्मेदारी है कि वो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, उसको बचाए रखें और उसकी रक्षा करें। ये मणिपुर को लेकर उन्होंने कहा। उसके बाद फिर बात आई चाइना को लेकर, जो बात चल रही है भारत और चाइना को लेकर, और बहुत सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि हर जगह लाल आंख दिखाने वाले हमारे प्रधानमंत्री वहां जो है चाइना के सामने क्यों भीगी बिल्ली बन जाते हैं। इस पर जो है चाइना और हिंदुस्तान को लेकर, इंडिया को लेकर राहुल गांधी ने जो कहा वो भी सुनने लायक है, देखने लायक है। इसको no. I've been saying in all my meetings that it is pretty clear that China is proposing a particular view, a particular vision of the planet, right? And they are putting on the table the idea of the Belt and Road. And one of the reasons they are able to do that is because they have become a center of global production. And this is something I told the people yesterday in the External Affairs office. But I don't see an alternative vision coming from our side. That vision requires a vision for production in a democratic environment. What the Chinese have basically shown is that it is possible to produce effectively in a coercive environment where you don't give people freedom, where you restrict their freedom, but you offer them prosperity without political freedom. And the challenge for us is, can we provide an alternative vision where we do production under democratic conditions with political and economic freedom? And I think there's a lot of cooperation that can happen between the United States, between Europe, and between us. And I think that's where a lot of our focus should go. How can we create an alternative to the Chinese production model that is a coercive production model? A competitive vision. दोनों कहा कि विजन में बहुत बड़ा फर्क है, और उस विजन को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि उससे जो है हमारे इंटरेस्ट जो है क्लैश अगर होते हो तो वो सेफ रहे। और कुल मिला के उस तरह की बात की जो जिस स्केल पे प्रोडक्शन कर रहा है चीन, और हमारा जो अभी का खाका है, उस बातों को मिलाकर उन्होंने कहा कि वो जो एक विजन प्रस्तुत कर रहा है दुनिया को लेकर, वो कुछ पर्टिकुलर है, वो स्पेसिफिक है, और उसमें हम कहाँ अपने आप को देखते हैं, चाहे वो फिर उनका कॉमर्शियल या फाइनेंशियल या एक कहते हैं ना कि अतिक्रमण है उनका दुनिया के बहुत सारे देशों पर, आर्थिक अतिक्रमण है। अमेरिका भी जो है आप जानते होंगे वो ऋण में डूबा हुआ है चाइना के, बाकी बहुत सारे देश है, हमारा भी बहुत सारा उससे चलता रहता है। तो उस पर उन्होंने बड़ी समझदारी के पूर्वक बात की उन्होंने। उसके बाद उन्होंने जो है एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात कही कश्मीर को लेकर, वो सुनना आपको जरूरी है। वहां जाके उन्होंने कश्मीर पे बात की है। Kashmir is, of course, an integral part of India, so it's nobody's business other than our own, other than India's business. Our position, as I stated earlier, is very clear. It's in a working committee resolution.
We can give you a copy of that resolution if you're interested in reading it. But I feel that it's very important, the general discussion we're having here, that democratic institutions, democratic structures need to be protected in India, and the voice of people needs to be defended and protected. And that goes for every single part of India, including Kashmir. बड़ी महत्वपूर्ण बात की उन्होंने कहा, देखो कश्मीर जो है वो हमारा इश्यू है, उससे किसी को बाहर को लेना देना कुछ है नहीं, कोई भी बाहरी ताकत को कोई लेना देना नहीं है उसमें, वो हमारा प्रॉब्लम है या इश्यू है, वो भारत ही और इंडिया ही उसको देखेगा। लेकिन उन्होंने एक चीज बड़ी साथ में कही कि हर स्टेट का, हमारे देश में रहने वाले सभी लोगों का जो लोकतांत्रिक अधिकार है वो भी सुरक्षित रहे, ये देखने की जिम्मेदारी हमारी बनती है और हम उसको बिल्कुल देखने की पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। ये जो अभी तक जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो वहां पे शासन किया जा रहा है और लोगों के अधिकारों को जो वहां पे बिल्कुल दबाया जा रहा है, उस मुद्दे पर उस तरफ जो है वो उंगली निर्देश करते हुए राहुल गांधी ने ये बात कही, ये बड़ी समझने वाली बात है। उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि देखिए बिजनेस, उनके बारे में कहा जाता है ना कि आप जो, क्योंकि वो बड़े बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट का वो विरोध करते हैं, तो कहा जाता है कि आप बिजनेस फ्रेंडली नहीं। उन्होंने कहा कि बिजनेस फ्रेंडली तो है, लेकिन बिजनेस किस तरह से हो देश में ताकि सबको उसका लाभ मिले, एक रेखा खींचना बहुत जरूरी है, लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है कि बिजनेस क्या 2-3 लोगों के हाथ में दे दिए जाए सभी, या और बहुत सारे लोगों को भी जो है अपना काम करने का मौका मिले। तो वो अपनी जो एक सोच है वो उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल साफ तरीके से बताई है, ये भी सुनना और देखना बहुत जरूरी है। Where we draw the line is the notion of crony capitalism, right? We don't have a problem with the private sector. We don't have a problem with the government sector. Where we draw the line is where one or two people start to financially control the whole country, right? And where one or two people or three people are running everything. That's where our problem begins. There's another element to this, which is that government policies in India have systematically attacked the backbone of our employment system. If you look at who gives employment in India, it's the small and medium industry that gives employment in India. And demonetization and GST have devastated those structures, right? So it's a राहुल ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, कहा कि देखिए बिजनेस तो होना ही चाहिए, बिजनेस के ऊपर कैसे काम चलेगा, लेकिन सिर्फ 2-3 लोगों के हाथ में हर एक बिजनेस को सौंप दिया जाए, ये बात ठीक नहीं। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि देखिए रोजगार कौन देता है देश में हमारे, वो जो लघु और मध्यम स्तर के कद के जो बिजनेस हाउसेस होते हैं, इंडस्ट्रीज होती है, वहां से मैक्सिमम रोजगार जो है वो जनरेट होता है। तो बोले उस पर जो है सिस्टमेटिकली जो है स्ट्राइक किया गया है, और डिमोनेटाइजेशन जो है, नोटबंदी जो है, उसने इन सब की जो है कमर तोड़ दी है, ये बात उन्होंने कही। आखिर में आपको सुनाता हूं, मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण अंश थे राहुल गांधी की ब्रसेल्स की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मुझे लगा कि वो आप तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है, इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो का जो है वो पूरा आनंद ले रहे होंगे और जानकारी आप इकट्ठा कर रहे होंगे। आखिरी में जो उन्होंने कहा कि क्या जरूरी है देश में क्या जरूरी है, उस पर उन्होंने अपनी एक सोच रखी, वो सुन लीजिए आप। Where you require key services, right? Country like India requires the government to be involved in education. It requires the government to be involved in healthcare. And the idea that you can just privatize education and privatize healthcare, it devastates the poorest people because they simply do not have access to this. So they are hitting this from 3 or 4 sides, and the solutions are pretty clear. I mean, we would invest much more in health and education. We would protect small and medium businesses. We would try to build an economy where small and medium businesses transition to medium businesses, and then to large businesses, and then to massive businesses, right? If you look at our small and medium businesses, almost none of them become big businesses, right? They remain small, or they कहा कि देखिए बहुत जरूरी ये है कि हेल्थ, स्वास्थ्य और शिक्षा,
ये बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वहां पे अगर उन्हीं को सब निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा तो आम जनता जो है वो कैसे वहां एक्सेस उनको मिलेगा, कैसे उस सुविधा का लाभ ले पाएगी। बोले हम अगर आएंगे तो हम इन सब चीजों को बहुत प्रायोरिटी देंगे, स्वास्थ्य और शिक्षा को। और जो लघु और मध्यम स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं उसको भी बहुत सुरक्षा देना, उसको वो पन पे ऐसा वातावरण खड़ा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से बहुत सारे रोजगार भी प्राप्त होते हैं, लोगों के लिए निकलते हैं। ये उनका एक विजन है इस देश के लिए, ये हमने आपको बताया। और देखिए इसमें कहीं मुझे नहीं लगता कहीं भी यहाँ जाके राहुल गांधी ने विदेश में जाके विदेश की धरती पर हमारी कहीं हमारे देश की कहीं निंदा की हो, टीका की हो, टिप्पणी की हो या कुछ भला बुरा कहा हो। ऐसा कुछ भी जो है ये मुख्य मुख्य सब महत्वपूर्ण अंश थे, ये सब कहीं कहीं है नहीं। लेकिन फिर भी अगर वो कोई कहता है, अगर कहे कोई कि वहां जाके देश की इज्जत नीलाम कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि उनको जो है वो अपने अपना खुद का इलाज कहीं अच्छे से मनोचिकित्सालय में जाके करवाना चाहिए, क्योंकि वो दिमाग स्थिर नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है अगर ऐसा कोई इल्जाम लगाता है। ये हमें आपको इस कार्यक्रम में बताना था। अब आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या इस कार्यक्रम को देख के आपके मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं, ये हमको आप लिख के जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इसकी लिंक को शेयर करें और हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।